हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? आप सभी लोगों को गुड आफ्टरनून। और आपका स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। और नया वीडियो आज किसके ऊपर बनने जा रहा है? क्लास 9 हिंदी मीडियम भी कह सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी आप इसको देख सकते हो। और टॉपिक है आज का परमाणु संरचना। परमाणु, आप परमाणु के बारे में सुना भी होगा। परमाणु मतलब एटम, ठीक है, जिसके बारे में आज से कई सालों पहले हमारे ही भारत के रहने वाले एक ऋषि थे, महर्षि कणाद है, ठीक है, उन्होंने इसके बारे में बहुत पहले ही बता दिया था। बाकी तो जितने भी साइंटिस्ट आए उन्होंने इसके बारे में बहुत सी बातें बताई, बट लेकिन उन्होंने बहुत पहले बता दिया था। हमारे अपने भारत के ही थे। वो कहते हैं ना कि अपने घर में कही हुई बात का कोई मोल नहीं होता है, तो उन्होंने बोल दिया था, बोल करके छोड़ दिया। बाद में उसी शब्द को या उसी परिभाषा को कुछ और लोगों ने इंपॉर्टेंस दी, उसको महत्व दिया और उसको क्या कर दिया, एक डेफिनेशन में तैयार कर दिया, एक परिभाषा में तैयार कर दिया कि परमाणु होता क्या है। ठीक है। तो टॉपिक भी आज आपका क्या है? परमाणु है। अगर हम परमाणु को देखें तो आज हम टॉपिक वाइज चलेंगे, ठीक है, जैसा कि आपकी बुक में, चाहे हिंदी की बुक हो चाहे इंग्लिश की बुक हो, मैं दोनों तरीकों से समझाऊंगा। उसमें आपको डेफिनेशन यानी पॉइंट टू पॉइंट मैं पूरे चैप्टर को आज क्लियर करूंगा। ठीक है। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो इसके बारे में, अगर आपकी बुक में आप देखोगे तो परिचय का मतलब है इंट्रो। कैसे बनाया होगा? कुछ ऐसा बना होगा कि बीच में एक सेंटर होगा, ठीक है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रखे होंगे, ठीक है, और उसके बाहर ऐसी 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 कुछ सेल बनी होंगी। इनको सेल भी बोलते हैं, कक्षक भी बोलते हैं, ऑर्बिट भी बोलते हैं, कुछ भी बोल लीजिए। और जहां पर बीच में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उस जगह को क्या बोलते हैं? इंग्लिश में वाले बच्चे बोलेंगे न्यूक्लियस, और हिंदी मीडियम वाले बच्चे बोलेंगे इसको नाभिक। ठीक है। नाभिक में रहने वाले जो दो लोग होते हैं, एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है, ठीक है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। यानी न्यूक्लियस के अंदर रहने वाले दो पार्टिकल होते हैं, जैसे प्रोटॉन धनात्मक यानी पॉजिटिव, न्यूट्रॉन जो होता है उदासीन होता है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है। तो प्रोटॉन पॉजिटिव है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, ठीक है, तो वो बीच वाले घर में है, जिसको नाभिक बोल दिया गया। ठीक। नाभिक के बाहर जो भी है वो क्या है? उसकी कक्षा है। इसमें कौन रहेगा? इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक है। कितने कितने कैसे रहेंगे वो अभी सब बाद में डिस्कस करेंगे। ऐसा आपने कुछ इसका इंट्रो देखा होगा कि ऐसा आपके बुक में बना होगा। ठीक है। बीच वाला जो हिस्सा है थोड़ा सा कलर्ड किया होगा, ठीक है, किसी भी कलर से किया गया होगा। तो कलर्ड वाला जो होता है मेन होता है। इस मेन वाले को आप इस तरीके से समझो, जैसे हमारे और आपके शरीर में जो बॉडी है, बॉडी का सबसे मेन ऑर्गन कौन होता है? तो आप कहोगे ब्रेन। तो किसी भी एटम या किसी भी परमाणु का जो सबसे मेन सेंटर पॉइंट होता है वो होता है उसका नाभिक होता है। वो क्या करता है? पूरे एटम को काम कैसे करना है, या पूरे एटम में इलेक्ट्रॉनों को कैसे रिवॉल्व करना है, किस डायरेक्शन में रिवॉल्व करना है और किस एनर्जी से रिवॉल्व करना है, ये सारी की सारी चीजें कौन देखता है? परमाणु देखता है। और परमाणु क्या होते हैं? आपको हमको पता है, पृथ्वी पर जितनी भी समस्त वस्तुएं हैं, जितने भी समस्त पदार्थ हैं, वो किसी न किसी छोटे से छोटे पार्टिकल से मिलकर के बने हैं। ठीक। उन पार्टिकल को ही क्या बोला गया? परमाणु। और इस परमाणु के बारे में परमाणु के बारे में बोला गया कि दुनिया के जितने भी पदार्थ हैं, ठीक, जितने भी पदार्थ हैं वो किसी न किसी परमाणु से मिलकर के बने। तो पदार्थ की अगर आप डेफिनेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे? जो पदार्थ परमाणु और अणुओं से मिलकर के क्या होते? बने होते। परमाणु और अणु से मिलकर के क्या होते हैं? हमारे पदार्थ बने होते हैं। ठीक। अब रही बात परमाणु के बारे में जॉन डाल्टन और महर्षि कणाद ने क्या बोला था इस परमाणु के बारे में? दो साइंटिस्ट थे, एक साइंटिस्ट थे, एक हमारे ऋषि थे, महर्षि कणाद और जॉन डाल्टन ने क्या बोला कि परमाणु जो होते अविनाशी होते। अविनाशी का मतलब होता है जिनको आप डिस्ट्रॉय मतलब इंडिस्ट्रक्टिबल नहीं कर सकते, मतलब जिसको तोड़ नहीं सकते हो। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्या बोलेंगे? इंडिविजिबल, मतलब इसको तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक। ठीक। उसके बाद ये बोला गया कि जो हमारे परमाणु होते अविनाशी होते हैं और क्या होते हैं? आपके अविभाज्य होते। अविभाज्य का मतलब कि इसको आप और किसी छोटे पार्ट में तोड़ नहीं सकते। ये पता है, ये उस समय की अवधारणा थी जिस समय, मतलब कहा जा सकता है कि बहुत पहले की बात थी कि मतलब लोग ऐसा इसके बारे में मानते थे, जानते थे। एक मिनट रुकिएगा। तो ऐसा किसने बोला? महर्षि कणाद ने बोला, और जॉन डाल्टन ने बहुत पहले बोल दिया था कि परमाणु जो होते हैं वो अविनाशी होते हैं। मतलब अविनाशी का मतलब आप कह सकते हो इंडिविजिबल। ठीक। और दूसरा चीज है इंडिस्ट्रक्टिबल, मतलब तोड़े नहीं जा सकते, बांटे नहीं जा सकते, इतना समझ लो। ठीक। फिर उसके बाद बात आती है, अगर परमाणु तोड़े नहीं जा सकते,
अगर, अब ये बात आ गई परमाणु, अगर परमाणु तोड़े नहीं जा सकते, अगर अविनाशी अविभाज्य है, तो फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नाम फिर क्यों लिया जाता है? क्योंकि कहा यह जाता है कि जो परमाणु होता है वो छोटा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, जो न्यूट्रॉन है वो इससे भी छोटे हैं और वो इसके अंदर बैठे हैं। इसका मतलब परमाणु इनसे कई ज्यादा बड़ा है और ये क्या है, उनके छोटे हैं, मतलब उनके छोटे से पार्टिकल है वो उसी के भीतर बैठे, जैसा कि अभी आपने यहाँ देखा। ठीक, तो ऐसा ये बताया गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, फिर न्यूट्रॉन फिर कहां से आते हैं। ठीक, फिर आया क्या परमाणु वास्तव में अविभाज्य है, मतलब ये सवाल उठने लगे। इन दोनों लोगों ने बोल करके चले कि परमाणु अविभाज्य, परमाणु टूट नहीं सकते, लेकिन फिर बाद में सवाल क्या उठने लगे, क्या वास्तव में परमाणु अविभाज्य है कि परमाणु तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक, फिर बात आई परमाणु के आखिर में भीतर कौन है। अगर परमाणु तोड़ा जा सकता है तो परमाणु के भीतर भी तो कोई होगा। वो परमाणु के भीतर क्या थे, छोटे छोटे इसके सब एटॉमिक पार्टिकल थे, या सम आप कह सकते हो कि इसके भी अपने पार्टिकल थे, जिनका नाम क्या रखा गया था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इसको बोला गया सब एटॉमिक पार्टिकल बोला गया। धीरे धीरे सब चल रहे, आज पूरा समझाएंगे। सब एटॉमिक पार्टिकल इनको बोला गया। ठीक, उसके बाद आया ये क्या थे, ये सब एटॉमिक जो पार्टिकल थे इनकी आवेशित, और ये कैसे थे, चार्ज पार्टिकल। तो चार्ज का मतलब किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज, कोई न्यूट्रल था। और इन्हीं पार्टिकल ने, इन्हीं छोटे छोटे पार्टिकल ने जॉन डाल्टन के सिद्धांत को क्या साबित कर दिया, गलत साबित कर दिया। जॉन डाल्टन के सिद्धांत को क्या कर दिया, गलत साबित कर दिया। इन छोटे छोटे पार्टिकल्स ने, जो छोटे छोटे कण कहां बैठे थे, परमाणु के भीतर बैठे थे। ठीक है, अच्छा इसके आगे चलते हैं। ये जो आवेशित कण थे, यानी सब एटॉमिक पार्टिकल क्या थे, आवेशित कण थे, यानी चार्ज पार्टिकल थे। ठीक, अब इसके आगे बढ़ते हैं, जो आपकी बुक में होगा, ये आवेशित कण थे, जिनमें सबसे पहला कौन था, ई फॉर इलेक्ट्रॉन, और पी फॉर क्या था, प्रोटॉन, और ई फॉर क्या था, न्यूट्रॉन। ई फॉर इलेक्ट्रॉन, पी फॉर प्रोटॉन। ठीक, जिसके बारे में हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं, फिर आपको न्यूट्रॉन के बारे में बताते हैं। ठीक, अच्छा इलेक्ट्रॉन को दिखाया जाता है बेटा ई की पावर माइनस एन से, ई की पावर माइनस से दिखाया जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऋणावेशित होता है। ठीक है, और इसको आप लिखोगे इलेक्ट्रॉन, क्या लिखोगे, इलेक्ट्रॉन, और इसकी सिंबल क्या है, ई की पावर -1। अब इसके बारे में, इसकी खोजकर्ता किसने है, इसको खोजा था जे थॉमसन सर ने। जे थॉमसन ने कब खोजा था, 1906 में खोजा था। ठीक, कुछ कुछ मेन बातें हैं, देखो ज्यादा डिटेल में आपको 9th में नहीं जाना है, ज्यादा डिटेल में आपको फर्स्ट ईयर में जाना है, 10th में आगे जाना, अभी के लिए इतना ही। ठीक, इसके ऊपर चार्ज कैसा होता है, तो आप यानी चार्ज को हिंदी में बोलते हैं आवेश। वो आवेश कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक का मतलब होता है नेगेटिव। ठीक है, कैसा था उसके ऊपर चार्ज, नेगेटिव चार्ज था। ठीक, फिर आगे इसके बारे में अगर इसका कहा जाए, इसका द्रव्यमान कितना है, तो द्रव्यमान के मामले में बच्चा ये क्या हो गया, द्रव्यमान के मामले में ही फेल हो गया। यानी इसका जो द्रव्यमान का मतलब, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बोलेंगे मास, इसका जो मास था वो नगण्य था। नगण्य का मतलब निग्लिजिबल था, मतलब ना के बराबर था, मतलब था ही नहीं। अच्छा, अगर अभी आगे बात चलेगी कि इसका द्रव्यमान कितना था, अभी कंपैरिजन करके बताया जाएगा। इसका जो द्रव्यमान था प्रोटॉन के द्रव्यमान से लगभग 2000 गुना छोटा था, लगभग। वैसे तो लिखा जाता 1/1/1840। ठीक, यानी कि 1/1/1840 टाइम्स छोटा था किसका, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ठीक है, तो इसको अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं कि इसका जो द्रव्यमान था वो प्रोटॉन के द्रव्यमान से कितना था, 2000 गुना छोटा। अब बात करते हैं किसकी, प्रोटॉन की बात करते हैं। ठीक, चलो यहां लिखा, मैं यहां लिखता हूं। प्रोटॉन को बेटा लिखते हैं p की पावर प्लस, क्योंकि ये अगर ये क्या है, आवेश में ऋणात्मक है, तो ये आवेश में कैसा होगा, धनात्मक। आवेश मतलब चार्ज, ये कैसा होगा, धनात्मक। ठीक है, अच्छा इसका, अब इसकी खोज किसने करी थी, इसकी खोज अगर आपके लिए पूछा जाए तो इसकी खोज करी थी गोल्डस्टीन ने। यानी जो खोज करता थे कौन थे, गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन। ठीक, अच्छा इसकी खोज हुई कब थी, 1886 में, मतलब इलेक्ट्रॉन की खोज के पहले से खोज हो चुकी थी। और इसकी खोज किस माध्यम से हुई थी, कैसे हुई थी, इसकी खोज बेटा हुई थी कैनाल किरणों से। कैनाल किरणों से इसकी खोज की गई थी, और जो कैनाल किरणें थी वो कैसी थी, धनावेशित किरणें थी। धनावेशित यानी पॉजिटिव रेज थी, उन्हीं से ही क्या हुई, हमारे
इस प्रोटॉन की क्या की गई, खोज की गई। ठीक, अच्छा द्रव्यमान के ऊपर बात करें तो इसका जो द्रव्यमान होता है, इसका द्रव्यमान लगभग 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 2000 गुना अधिक होता है किससे, प्रोटॉन से। 2000 गुना अधिक होता है किससे, इलेक्ट्रॉन से। यानी कि कुल मिलाकर के अगर हम कहें कि परिचय में पदार्थ किससे बने होते, परमाणु या अणु से। परमाणु और अणु के बारे में महर्षि कणाद और जॉन डाल्टन ने क्या बताया कि परमाणु अविनाशी होते हैं, यानी इंडिस्ट्रक्टिबल कह सकते हो, और ये हमारे होते हैं, लिखा है डिवाइड नहीं हो सकते, नॉट डिविजिबल होते हैं। और फिर अगर ये नॉट डिविजिबल है, इंडिस्ट्रक्टिबल है, तो इनके भीतर भी जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बैठे हैं, उन सारे पार्टिकल्स ने परमाणु के अस्तित्व पर क्या उठा दिया, सवाल उठा दिया कि अगर वो नहीं टूट सकते तो इनके भीतर फिर ये बैठे, ये क्या कर रहे हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल। ठीक है, तो इनके आने से पता है जॉन डाल्टन की जो थ्योरी थी वो गलत हो गई, उनका सिद्धांत जो था वो गलत हो गया। इलेक्ट्रॉन के बारे में जब पढ़ा जाने लगा कि इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, ऋणावेशित होता है, ठीक है, और इसका द्रव्यमान ना के बराबर होता है, खोज करता है जे थॉमसन। ठीक है, फिर प्रोटॉन के बारे में पढ़ा ही, प्रोटॉन कैसा होता है, P फॉर प्रोटॉन और P प्लस इसका चार्ज होता है। ठीक है, ये इसकी खोज की गई 1886 में, और खोज किसने की, गोल्डस्टीन ने। और इसकी खोज कहाँ से हुई थी, कैनाल किरणों से हुई थी, और जो कैनाल किरणें कैसी थी, धनावेशित थी। द्रव्यमान लगभग इसके इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 2000 गुना ज्यादा होता है। यहां तक बात समझ में आई आप लोगों को, ठीक है, नोट कर लीजिए। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर कहा जाता है कि एक जो परमाणु होता है, एक परमाणु जो होता है वो विद्युत रूप से उदासीन होता है। ऐसा आपके क्वेश्चन बन सकता है, एक परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। तो आपके पेपर में पता क्या क्वेश्चन आएगा कि कोई भी परमाणु विद्युत रूप से उदासीन क्यों होता है, ये क्वेश्चन बन सकता है आपके बुक में। तो आप कहोगे परमाणु विद्युत यानी क्या होता है, परमाणु अगर जब तक अपनी वास्तविक स्थिति में होता है तो वो परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है। तो उदासीन क्यों होता है, बात सुनना। किसी भी परमाणु में अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन, अगर ये दोनों ही बेटा बराबर हो, ध्यान सुनना, अगर किसी भी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या अगर दोनों बराबर हुए, तो जितना इलेक्ट्रॉन माइनस में उतना ही प्रोटॉन प्लस में। तो आप मुझे बात बताओ, अगर जितनी चीजें प्लस में उतनी ही चीजें माइनस में, तो दोनों कट गई, तो उस परमाणु का फिर होगा क्या, वो परमाणु फिर क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। तो इसीलिए परमाणु क्या होते हैं, वैद्युत उदासीन होते हैं जब वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, तो आप ये बता सकते हो। ठीक है, फिर इसके बाद आए एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था टॉमसन। टॉमसन का परमाणु मॉडल क्या था, टॉमसन ने इस परमाणु के बारे में क्या क्या बातें बताई। ठीक है, ध्यान सुनिएगा, अपनी बुक में देखते रहिएगा, सारी चीजें आज एक्सप्लेन करेंगे। टॉमसन साहब का परमाणु मॉडल यहां लिख दें, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी इसको समझ सकते हैं। टॉमसन का परमाणु मॉडल। अच्छा, टॉमसन साहब बड़े गजब के इंसान थे। गजब के क्यों थे, क्योंकि इन्होंने, पता है, टॉमसन साहब ने परमाणु के अंदर के स्ट्रक्चर को दिखाने के लिए पता क्या किया, उन्होंने कहा कि जैसे एक तरबूज को, खड़ा तरबूज, उसको आधा आधा काट दिया जाए तो तरबूज के अंदर क्या दिखेंगे, रेड कलर का पूरा हिस्सा दिखता है ना। उस रेड कलर में कहीं कहीं पर इस तरह से क्या धंसे होते, बीज धंसे होते हैं, ऐसे काले काले क्या होते, धंसे होते, बीज धंसे होते। तो उन्होंने परमाणु के अंदर क्या है इसको बताने के लिए उन्होंने एक मॉडल ही प्रस्तुत कर दिया, जिसको बोला गया टॉमसन साहब का तरबूज का परमाणु मॉडल। इसमें क्या था, या तो आप इसको क्रिसमस के केक से कह सकते हो, जिससे केक देखा ना, क्रिसमस का केक, क्या हर केक तो ऐसा ही होता है, ऐसा केक होता है, उसके बीच में ऐसे चेरी क्या होते हैं, धंसे होते हैं, देखा है ना। तो उस पे भी उन्होंने इन दोनों से कैसे परमाणु के बारे में बोला, उन्होंने कहा कि परमाणु एक धनावेशित पूरा गोला होता है, जो लाल पूरा था वो एक गोला था। ठीक, उन्होंने बोला धनावेशित गोला है। ठीक, और उसमें जो ये बीज धंसे हैं वो किसकी तरह है, इलेक्ट्रॉन की तरह। ये बात प्रूफ हो गई थी कि परमाणु अकेला ही सबसे छोटा नहीं, इससे भी छोटे कुछ हैं। अब उससे जो छोटे हैं वो परमाणु के भीतर बैठे हैं।
तो परमाणु के भीतर कहाँ बैठे हैं ये सबसे पहले टॉमसन ने बता दिया कि परमाणु को बीचों बीच से अगर काटा जाए तो परमाणु को बीचों बीच से काटने पर वैसा ही लगेगा जैसे तरबूज को बीचों बीच से काटा जाए। तो तरबूज की जो अंदर वाली रेड कलर की सरफेस होती है वो परमाणु का होता धनावेशित भाग होता है, उसमें जो काले काले बीज धंसे होते हैं वैसे ही इलेक्ट्रॉन भी हमारे परमाणु के भीतर क्या होते हैं, धंसे हुए होते हैं। ठीक, अब कह रहा है जितने ही आपके यहाँ धंसे हुए इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव होगा ऋणात्मक, वह उतना ही प्रभाव इस तरबूज के जैसे जो कि परमाणु मॉडल को व्यक्त कर रहा था उस परमाणु के भीतर धनावेशित भाग का भी प्रभाव उतना होगा। यानी कि अगर कहा जाए इस पर ऋणात्मक प्रभाव यानी नेगेटिव इफेक्ट और धनात्मक प्रभाव दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर ये दोनों प्रभाव बराबर होंगे तो फिर हमारा परमाणु क्या होगा, विद्युत रूप से उदासीन होगा। ये बात जो डाल्टन साहब ने बताई ना, ये डाल्टन साहब की ये वाली बात सही थी, बाकी तरबूज वाला जो मॉडल था वो बाद में जाकर के फेल हो गया। ठीक है, तो इससे बात हुई कि हमारा जो परमाणु होता है वैद्युत रूप से उदासीन होता है। लाल वाले भाग को उन्होंने धनावेशित बोल दिया और काले काले बीज को क्या बोल दिया, इलेक्ट्रॉन बोल दिया। ठीक है, उसके बाद यह मॉडल दूसरे वैज्ञानिकों के प्रयोग को मतलब यह मॉडल जो था आगे चल करके क्या हो गया, खंडित हो गया, मतलब टूट गया। टूट इसलिए गया क्योंकि यहीं पर एक साइंटिस्ट आने वाले हैं जिनका नाम था रदरफोर्ड। ठीक है, जिनका नाम क्या था, रदरफोर्ड। अच्छा, इन्होंने पता एक मॉडल और भी दिया था टॉमसन साहब ने, उसको पल्प पुडिंग मॉडल बोला जाता है, खीर। ठीक है, जैसे देखा होगा वो एक रात में क्या कर रहे थे, खाना खा रहे थे, तो खाने के दौरान जब उनको खीर सर्व की गई तो खीर बिल्कुल सफेद सफेद थी, दूध की बनी थी, दूध और चावल की। तो दूध चावल तो सफेद था, उसमें जो छोटे छोटे किशमिश के बीज थे ना, उन्होंने तो मतलब उनके दिमाग में क्लिक कर गया कि परमाणु ऐसे ही होता है। जब परमाणु को भीतर से काटा जाएगा तो जो पूरा का पूरा जो धनात्मक भाग होगा वो कौन होगा, खीर की तरह होगा, और उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, जैसे खीर में धंसे हुए क्या होते, किशमिश के दाने होते, वैसे उन्होंने इलेक्ट्रॉन को बोल दिया। ठीक है, अब उसके बाद आए रदरफोर्ड साहब। ठीक है, आपके बुक में होगा अर्नेस्ट रदरफोर्ड। रदरफोर्ड साहब ने क्या बता दिया, रदरफोर्ड की बात से क्या हो गया, टॉमसन साहब का मॉडल बिल्कुल भस्मीभूत हो गया। ठीक है, खत्म हो गया। क्यों, रदरफोर्ड ने साहब ने एक प्रयोग किया। ठीक है, उसको उस रदरफोर्ड साहब के उस प्रयोग को क्या बोला गया, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। सुनो क्या हुआ था, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। उन्होंने एक स्वर्ण की बारीक पत्ती ली, सोना जो होता गोल्ड, ठीक, उन्होंने एक स्वर्ण की बारीक पत्ती ली। अब जाहिर सी बात है कि स्वर्ण की बारीक पत्ती किससे बनी होगी, छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर के बनी होगी। ठीक, परमाणुओं से मिलकर के क्या होगी, बनी हुई होगी। ऐसे उन्होंने पीछे उन्होंने एक स्क्रीन लगा दी, और वो स्क्रीन सी फ्लोरेसेंट स्क्रीन थी, मतलब चमकदार स्क्रीन थी। इधर से कोई आएगा, जब इस पर टकराएगा तो क्या करेगी, चमक उत्पन्न करेगी। ठीक, और उन्होंने यहाँ क्या किया, एक बॉक्स बनाया, बॉक्स के अंदर उन्होंने क्या रखा, अल्फा के कण रखे। अल्फा कण, अल्फा कण बोल दो या 2He4 यानी हीलियम के पार्टिकल को ही क्या बोला गया, अल्फा कण बोला गया। ठीक, अल्फा कण का जो परमाणु भार था वो कितना था, 4 AMU यानी 4 एटॉमिक मास यूनिट था, मतलब काफी भारी कण था। और भारी के साथ साथ वो अल्फा कण के बारे में थोड़ी सी बात जान लो, ये अल्फा कण क्या था, भारी कण भी था, और इस अभी आगे बात आएगी वहां आप नहीं बोलना है। ठीक है, क्या था, धनावेशित भी था। क्या था, धनावेशित कण भी था। अब चूंकि अल्फा कण की स्पीड बड़ी ज्यादा थी और जो रदरफोर्ड साहब थे काफी अमीर वैज्ञानिक थे, तो इनकी पूरी लैब में पूरा सेटअप बना था। तो इन्होंने क्या किया कि जब अल्फा कण को इन्होंने किस पर किया, गोल्ड की जो शीट थी उस पर स्ट्राइक करवाया। तो स्ट्राइक करवा रहे थे, स्ट्राइक जब करवाते थे तो मान लो किसी एक परमाणु को हम यहाँ पर पकड़ लेते हैं, यहाँ पर। ठीक, तो जब ये अल्फा कण मारते थे बीच में तो क्या करता था, अल्फा कण ये इस परमाणु के साइड से निकल जाता था, यहाँ चमक उत्पन्न हो जाते थे। फिर भेजते थे तो यहाँ साइड से निकल जाता था, यहाँ चला गया। बीच में भेजते थे तो डाइवर्ट कर जाता था। ठीक है, और भेजे तो डाइवर्ट कर गया। ठीक, और भेजे तो और डाइवर्ट कर गया। ठीक, लगभग उन्होंने 2000 अल्फा कण भेजे थे। क्या पता लगा रहे थे कि आखिरकार परमाणु के बीच में ऐसा है कौन
कौन है परमाणु के बीच में? तो बीचों किनारे किनारे जगह खाली थी। क्यों? क्योंकि अल्फा कण सीधे सीधे निकल जा रहे थे। इससे तो ये पता चला कि जो हमारा परमाणु होता है वो किनारे से क्या होता है, खोखला होता है, खाली होता है, लेकिन बीच का जो भाग होता है वो भरा होता है। ये कब पता चला? जब उन्होंने 2000 अल्फा कण में से एक अल्फा कण जब बीच में भेजा तो अल्फा कण जिस रास्ते गया बेटा उसी रास्ते वापस आ गया, मतलब यू टर्न कर करके वापस आ गया। तो 2000 अल्फा कण में से 2000 अल्फा कण में से केवल एक अल्फा कण जो था वो सीधे सीधे गया और हिट किया, हिट भी नहीं कर पाया क्योंकि बीच वाला जो भाग था वो इतना ज्यादा धनावेशित था। और भेज किसको रहे थे? धनावेशित को। तो धनावेशित को धनावेशित मतलब पॉजिटिव को पॉजिटिव के पास भेज रहे थे। पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपल करते हैं, यानी प्रतिकर्षित करते हैं। तो जब इसको भेजा तो ये पार्टिकल क्या कर गया? वापस आ गया। तो इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट एक बार नहीं कई बार किया। अच्छा, वापस आया तो कैसे पता चला? उन्होंने इस अल्फा कण के पीछे भी एक स्क्रीन लगा रखी थी। तो जो वापस आया वो जाकर के यहाँ टकराया तो यहाँ एक लाइट जल गई, ठीक है, मतलब एक चमक उत्पन्न हो गई। तो इससे इनको ये साबित हुआ कि आखिरकार परमाणु का जो समस्त द्रव्यमान होता है वो पूरे परमाणु में नहीं फैला होता है, जो कि टॉमसन सर बता के गए थे। वो क्या होता है, किसी एक विशेष भाग में क्या होता है, केंद्रित होता है। उस विशेष भाग को ही क्या बोला गया? आगे चल करके एक नाम दिया गया जिसका नाम है नाभिक, यानी जिसको बोला गया न्यूक्लियस। और उस न्यूक्लियस में बैठने वाले एक का नाम तो पता चल गया था कि कौन बैठेगा? प्रोटॉन। प्रोटॉन क्यों? क्योंकि प्रोटॉन के बारे में ऑलरेडी पहले पता चल गया था कि कैनाल रेस से धनावेशित किरणों से मिलकर के बने हैं, तो इनको क्या बोल दिया गया कि धनावेशित कण है। और वो धनावेशित कण कहाँ बैठेगा? किसी भी परमाणु के सेंटर में बैठेगा। बाकी का पूरा परमाणु क्या रहेगा? खाली। और बाकी के पूरे परमाणु में क्या दौड़ेंगे? इलेक्ट्रॉन दौड़ेंगे। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन आएगा कि रदरफोर्ड साहब ने ये सोने की बारीक पत्ती यानी पतली पन्नी ही क्यों ली? तो आप इसके बारे में बता सकते हो क्योंकि जो बहुत पतली पन्नी इसलिए थी क्योंकि एक तो पहली बात क्या है कि सोने की जो क्वालिटी होती है इसकी डक्टिलिटी मेलाबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। मेलाबिलिटी का मतलब था इस सोने को आप पीट पीट करके क्या बना सकते हो? पतली चादर बना सकते हो, पतली शीट बना सकते हो। इसलिए उन्होंने क्या किया? सोने को इस्तेमाल किया था। ठीक, उसके बाद ठीक ज्यादातर कण सीधे निकल गए थे। अब इनका अगर ऑब्जर्वेशन लिखने को आएगा तो क्या क्या लिख सकते हो आप? ये पहली लाइन बोल सकते हो कि जितने भी अल्फा कण भेजे गए थे सारे अल्फा कण क्या कर गए? ज्यादातर अल्फा कण सीधे निकल गए। कुछ अल्फा कण जो थे विक्षेपित हो गए। विक्षेपित का मतलब सीधे गए, मुड़ गए, ठीक है, और बाकी के कुछ कण सीधे निकल गए। लगभग कह रहा है, आश्चर्यजनक तथ्य है, 12,000 अल्फा कण भेजे थे। 12,000 यानी कि 12,000 अल्फा कण जो भेजे थे उसमें से केवल एक अल्फा कण सीधे गया अपने रास्ते पर। उसी रास्ते कहाँ गया? वो वापस आ गया। ठीक है, तो ये था रदरफोर्ड साहब के द्वारा किया गया स्वर्ण की बारीक पत्ती पर परमाणु के भीतर द्रव्यमान खोजने और न्यूक्लियस यानी नाभिक को खोजने के लिए ये पूरा सेटअप बनाया गया था। ठीक, आई होप यहां तक बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब अगर ये आपके पेपर में आ जाए कि रदरफोर्ड का निष्कर्ष क्या था? निष्कर्ष का मतलब जो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किया उससे क्या क्या निष्कर्ष निकाला, तो आप पहला बोलेंगे परमाणु का अधिकतर भाग क्या होता है? खाली होता है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है, आप पूरा लिख लेना कि परमाणु का अधिकतर भाग क्या होता है? खाली होता है। ठीक, दूसरा भाग क्या लिखेंगे कि नाभिक परमाणु का जो केंद्र था धनावेशित होता है, सारा द्रव्यमान नाभिक में होता है। परमाणु का जो केंद्र था, ठीक, वो क्या था? धनावेशित था। धनावेशित का मतलब जो सेंटर पार्ट था वो पॉजिटिव था। ठीक, तो केंद्र धनावेशित होता है। और परमाणु का समस्त द्रव्यमान कहाँ केंद्रित होता है? उसी नाभिक में केंद्रित होता है। नाभिक में केंद्रित होता है। ये दूसरी बात लिखोगे। फिर तीसरी बात आप क्या लिखोगे? तीसरी बात लिखोगे नाभिक का आकार परमाणु की तुलना में 10⁵ गुना क्या था? छोटा था। ये पूरी बात लिखना, हम थोड़ा शॉर्ट में लिखना कि जो आपका ये लिखोगे कि जो परमाणु के नाभिक का जो आकार है वो परमाणु के आकार की तुलना में 10⁵ गुना छोटा है। मतलब बहुत छोटी सी जगह पर तुम्हारे नाभिक का, तुम्हारे परमाणु का समस्त द्रव्यमान क्या है? वहीं पर केंद्रित है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है चौथा पॉइंट है इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है, जो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ घूम रहे, इलेक्ट्रॉन की जो गति है वो इसके चारों तरफ क्या करेंगे? घूम रहे होंगे। ठीक है, तो एक सर्कुलर पाथ में
एक सर्कुलर पाथ में यानी कि वृत्ताकार पाथ में क्या करते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। मतलब एक परमाणु है, उसके भीतर क्या है, नाभिक है। नाभिक मतलब पूरा समस्त द्रव्यमान, अभी तक प्रोटॉन यहाँ क्या है, केंद्रित है। इसकी जो अगल बगल की जो क्लास है, इसमें कौन घूम रहा है, हमारा इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे, घूम रहे हैं। ऐसा किसने बताया, रदरफोर्ड साहब ने अपने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में क्या किया, बता दिया। अच्छा, अब इसके बाद कुछ और भी होना था। कुछ और क्या होना था भाई, हर एक साइंटिस्ट जब भी नया आता है तो पुराने वाले साइंटिस्ट की बातों को कट करता है। तो रदरफोर्ड के मॉडल में भी क्या आ गई, कुछ कमियां आ गई। ठीक, कुछ कमी आई, ये बात समझ में आ गई आपको। ठीक है, उसके बाद रदरफोर्ड साहब मॉडल में कुछ कमियां आ गई। ठीक है, उन्होंने अब इसके बाद जो साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या बोल दिया कि भैया ऐसा है, अस्थायित्व की समस्या है। रदरफोर्ड साहब बोल करके गए थे कि परमाणु का जो समस्त द्रव्यमान है वो नाभिक में है, उपस्थित है बीच में एकदम, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। तो एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने कहा एक बात बताइए, अगर समझना बात, बीच में द्रव्यमान केंद्रित, किनारे किनारे कौन है, कक्षाएं बनी हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। अब इलेक्ट्रॉन अगर दौड़ रहा होगा तो जगह जगह पर वो क्या बदल रहा है, अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, दिशा। अगर मान लो यहाँ परमाणु है तो ये इसकी दिशा ये है। ठीक, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया तो इसकी दिशा ये है, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया इसकी दिशा ये, इसकी इलेक्ट्रॉन यहाँ है इसकी दिशा ये है। तो इलेक्ट्रॉन जब अपनी दिशा बदल रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि वृत्ताकार मार्ग में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन तो त्वरित हो रहा है। त्वरित का मतलब होता है वो एक्सेलरेट हो रहा है। एक्सेलरेट कब होता है, जब किसी भी कण की क्या होती है, किसी भी कण के वेग में क्या आता, परिवर्तन आता, तो उसको त्वरित हो रहा है। ठीक, अच्छा, अगर ये बार बार ऐसे ही करेगा तो एक दिन क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऊर्जा क्या होगी, कम होगी। अगर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कम होगी तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, आ करके इसी नाभिक में गिर जाएगा। अगर नाभिक में गिर जाएगा तो उस परमाणु का अस्थायित्व भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगर परमाणु का अस्थायित्व ही खत्म हो जाएगा तो फिर सवाल उठ गया कि परमाणु की आपने स्थिरता या स्थायित्व के ऊपर सवाल उठ गया। उन्होंने कहा परमाणु तो फिर आने वाले समय में क्या होगा, अपनी स्टेबिलिटी को खो देगा। ठीक, ये बात उन्होंने बताई। ठीक, तो परमाणु अस्थिर हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, परंतु हम जानते हैं कि परमाणु क्या होता है, अस्थायी होता है। भाई मुझे बात बताओ कि मान लो परमाणु है, परमाणु का समस्त द्रव्यमान उसके केंद्र में है, किनारे किनारे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उनके पास अपनी कुछ एनर्जी होगी, उस एनर्जी से चक्कर लगा रहे होंगे। कब तक चक्कर लगाएंगे, जिस दिन उनकी एनर्जी खत्म, उनका चक्कर लगाना खत्म, और जिस दिन चक्कर लगाना खत्म वो गिर के करके आके नाभिक में मिल जाएंगे। अगर नाभिक में मिल जाएंगे तो नाभिक पूरा परमाणु क्या हो जाएगा, खत्म। पूरा परमाणु खत्म हो जाएगा तो पदार्थ की परिभाषा ही बदल जाएगी। पदार्थ की परिभाषा बदल गई, यानी पूरी पृथ्वी क्या है, पदार्थ ही से तो भरी पड़ी है। तो अस्थायित्व में क्या आ गई, अविश्वसनीयता आ गई, पदार्थ की मतलब सवाल उठने लगे। तो इसलिए रदरफोर्ड साहब के मॉडल में क्या आ गई थी, कमी आ चुकी थी। ठीक, अब ये बात हो गई। ठीक है, रदरफोर्ड साहब के मॉडल की कमियां हैं, आप अपनी बुक में देखेंगे, मैंने आपको समझाया है बुक में अच्छे से, आपको क्या किया गया है, पॉइंट टू पॉइंट। अच्छा, ज्यादा पॉइंट आप उसकी ज्यादा डीप मत जाना। ठीक है, ठीक है, जितना आपके मतलब हुआ उतना जाना। ठीक है, फिर एक आए बोर साहब, आए बोरबरी साहब। ठीक है, तो आप इनका नाम लिख सकते हो, बोर का परमाणुिक मॉडल। बोर का परमाणु मॉडल। देखो समय समय पर क्या हो रहा था, चीजें अपडेट हो रही थी। जब चीजें अपडेट होती हैं तो पुरानी चीजें लोग भूल जाते हैं, नई चीजें याद आ जाती हैं। तो बोर का परमाणु मॉडल, बोर के परमाणु मॉडल में क्या बताया, उन्होंने क्या बताया कि उन्होंने इलेक्ट्रॉन के लिए क्या बताई, एक कुछ निश्चित कक्षा बताई। जैसे क्या है, उन्होंने कहा कि जैसे मान लो हम एक फिगर बनाते हैं। ठीक, मान लो यहां पर आपका नाभिक, बीच में प्रोटॉन बैठेगा, पहली सेल, दूसरी सेल, तीसरी सेल, चौथी सेल। ठीक, बीच में क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस में कौन बैठेगा, पूरे परमाणु का समस्त द्रव्यमान वही केंद्रित होगा। ठीक है, तो यहां पर आपका है परमाणु, यानी वो कौन है, प्रोटॉन है। ये आपकी पहली सेल है, यानी फर्स्ट। इस पहली सेल का नाम है के सेल, यानी के कक्षक। इस दूसरी सेल का नाम है एल सेल। देखना, अभी बोर साहब का परमाणु मॉडल क्या था, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बताएगा, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बताएगा कि किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, रह सकते हैं।
ठीक है, ये आपकी कौन सी सेल है? एम सेल है। ये कौन सी सेल आपकी है? एन सेल है। अभी आपने कहीं के बुक में पढ़ा होगा 2n² ऐसा दिया होता है, इसका क्या मतलब होता है? सुनो ध्यान से। की सेल आपकी कौन सी सेल है? पहली सेल है। एल सेल आपकी कौन सी सेल है? दूसरी सेल है। एम सेल आपकी कौन सी सेल है? तीसरी सेल है। एन सेल आपकी कौन सी है? चौथी सेल है। भाई ये पहली सेल, दूसरी सेल, तीसरी सेल, चौथी सेल। पहली सेल को के सेल, दूसरी सेल को एल सेल, तीसरी सेल को एम सेल और चौथी सेल को एन, यानी कि चौथी सेल को क्या बोल दिया गया? एन सेल बोल दिया गया। ठीक है, अच्छा। अब उन्होंने बोर साहब का जो परमाणु मॉडल था वो ये बताना चाह रहे थे कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं एक ही नंबर ऑफ सम इलेक्ट्रॉन, यानी कुछ नंबर के इलेक्ट्रॉन अलग अलग सेल में क्या करते हैं? गोल 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 चक्कर लगाते हैं केंद्रक का, नाभिक का। तो इस के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन अधिकतम से अधिकतम रह सकते हैं? तो ये फॉर्मूला जो है 2n², ध्यान से देखना। अगर बेटा 2 इंटू एन सेल की बात करो तो कौन सी सेल है? एन, एन मतलब 1, तो यहां पर 2n² मतलब कितना रखोगे? 1 का स्क्वायर। तो 2 गुणे 1 का स्क्वायर 1 मतलब 2 का नाम 2, यानी एन सेल, सॉरी के सेल में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां बना दिए, 1 और 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे बनाया करो, पेयर में रहते हैं ये। ठीक है, दूसरी सेल है n बराबर 2 सेल, दूसरी सेल जिसका नाम क्या है? एल सेल। इस एल सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? फिर से फॉर्मूला रखो 2n², तो 2 इंटू एन की जगह रखो 2 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4, तो कितना आ गया? 8। यानी एल सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 8। तो बनाइए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 इलेक्ट्रॉन कहाँ रह सकते हैं? आपकी एल सेल में। एम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? तो एम सेल कौन सी सेल है? तीसरी सेल है। इसके लिए फॉर्मूला क्या रखोगे? 2 इंटू n², तो 2 इंटू एन मतलब 3, तो 3 का स्क्वायर, तो 2 इंटू कितना हो गया? 9 मतलब 18 इलेक्ट्रॉन। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 इलेक्ट्रॉन तीसरी सेल में रह सकते हैं। चौथी सेल की अगर बात करोगे तो क्या निकालोगे? 2 इंटू n², 2 इंटू एन की जगह कितना रखोगे? 4 का स्क्वायर, यानी 2 इंटू 4 मतलब 16, यानी कि 32 इलेक्ट्रॉन आपके इस चौथी सेल में रह सकते हैं। तो बोर साहब का जो परमाणु मॉडल था वो ये बता रहा था कि इलेक्ट्रॉन एक ही समान या एक ही नंबर के इलेक्ट्रॉन हर सेल में नहीं होते हैं। हर एक सेल में कुछ फिक्स इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। ठीक है, और उन्होंने एक ही जो फॉर्मूला दिया 2n² से इन्होंने ये बता दिया कि किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहने वाले हैं। ये समझ में आया? ठीक है, चलिए उसके आगे चलते हैं। ठीक है, तो बोर साहब का जो परमाणु मॉडल क्या था? इलेक्ट्रॉन, उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते, पहली बात उन्होंने बोल दी। स्थिरता के नाम पर बोला कि इन कक्षाओं में घूमते समय इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का विवरण नहीं करते हैं। ठीक है, ऊर्जा का वितरण नहीं करते हैं। एनर्जी लेवल इन कक्षाओं में के एल एम एन कुछ निश्चित ऊर्जा स्तर होते और इन्हीं फिक्स ऊर्जा स्तर में। अभी देखो बात घूमने लगी। पहले ये बोला गया कि ये इलेक्ट्रॉन था वो क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है। तो बाद में ये आया कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते लगाते एक दिन उसकी ऊर्जा खत्म हो जाएगी, गिर जाएगा। फिर बात आई, बोर साहब ने कहा ऐसा है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कुछ फिक्स्ड एनर्जी लेवल में ही चक्कर लगाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन की अपनी कोई एनर्जी नहीं है। अब सारी एनर्जी किसमें समाहित हो रही पता है? इस एनर्जी लेवल में, इस एनर्जी लेवल में, यानी इस कक्षक में, यानी इस सेल में क्या होने लगी? ऊर्जा होने लगी। ठीक है, अब बात आई किसकी आई? न्यूट्रॉन। अगर तुमसे कोई पूछे कि न्यूट्रॉन की खोज के पीछे के कारण क्या हो सकते हैं, न्यूट्रॉन की खोज के पीछे के कारण क्या हो सकते हैं, तो तुम क्या बताओगे? देखो हुआ क्या था, परमाणु का पूरा द्रव्यमान देखा गया कितना आ रहा है। तो परमाणु का द्रव्यमान, मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मान लो पूरे परमाणु का द्रव्यमान आ रहा 10 ग्राम। एक पूरा परमाणु लिया और उसका पूरा द्रव्यमान 10 ग्राम आ रहा था। हमें इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हमें निग्लिजिबल मान लिया, ना के बराबर। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ना के बराबर, तो पहले आपने पढ़ा था। प्रोटॉन का द्रव्यमान मान लो है 5 ग्राम।
प्रोटॉन के अकेले का द्रव्यमान 5 ग्राम है, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान मानना नहीं है, नागड़ है, 0 है, तो टोटल वेट 10 ग्राम है और प्रोटॉन का 5, तो 5 कौन लेकर के बैठा है, यानी 5 सस्पेंस था 5 ग्राम का। और कौन सा कण है जो कि अपना भार उतना ही रख रहा है जितना प्रोटॉन का भार है। तब जाकर के एक बात दिमाग में क्यूरियोसिटी हुई थी, आखिर में और कौन है। तब वहां से जन्म हुआ था किसका, न्यूट्रॉन का। तो न्यूट्रॉन का जन्म पता कब हुआ था, 1932 में खोज की गई थी इसकी। सोचो 1886 में प्रोटॉन, ठीक है, 1906 में इलेक्ट्रॉन और 1932 में, यानी कि लगभग 26 साल बाद इलेक्ट्रॉन की खोज के 26 साल बाद न्यूट्रॉन के बारे में पता लगाया गया कि न्यूट्रॉन भी इसी परमाणु के बीच वाले घर, जिसको न्यूक्लियस बोला गया, किसने नाभिक बोला, रदरफोर्ड के प्रयोग ने, इसी घर में न्यूट्रॉन भी क्या करता रहता है। फर्क क्या है, प्रोटॉन का पॉजिटिव है और न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रल है। तो इसके ऊपर जो समस्त आवेश है वो कैसा, धनात्मक, और वो समस्त धनावेश किसकी वजह से है, प्रोटॉन की वजह से, क्योंकि न्यूट्रॉन का अपना कोई चार्ज नहीं होता है। हाँ, न्यूट्रॉन का जो भार होता है, न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है, इतना समझ लो। न्यूट्रॉन का अपना चार्ज कुछ नहीं, न्यूट्रॉन को इसीलिए क्या लिखा जाता है, N0 लिखा जाता है, और प्रोटॉन को P+ लिखा जाता है, इलेक्ट्रॉन को E- लिखा जाता है। N0 का मतलब न्यूट्रॉन का अपना कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े। अच्छा, और इसकी खोज किसने करी थी, नाम लिख लेना, जेम्स चैडविक है। प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर इसका भी अपना द्रव्यमान है, ठीक है। इसके और इसकी स्थिति कहाँ होगी, परमाणु के नाभिक में होगी, ठीक है, और इसको N से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक। अब अगली बात आती है इलेक्ट्रॉन का वितरण। इलेक्ट्रॉन का वितरण हो गया, बोरबरी साहब, यानी जो बोरबरी साहब की स्कीम है उसके अकॉर्डिंग क्या किया गया, इलेक्ट्रॉन का वितरण बताया गया, इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे रहते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे इसमें क्या था, बोरबरी साहब, जो बोरबरी साहब थे, एक मिनट रुकना, चलिए, कुछ तत्वों का हम करते क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, कम से कम परमाणु क्रमांक 20 तक। परमाणु क्रमांक जैसे सबसे पहले हम लिखते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना, 1। 2 किसका है, हीलियम का है, और 3 किसका है, लिथियम का है। 4 किसका है, बेरिलियम का है। 5 किसका है, बोरॉन का है। 6 किसका है, कार्बन का है। 7 किसका है, नाइट्रोजन का है। 8 किसका है, ऑक्सीजन का है, ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं, चलिए 10 तक लिख लेते हैं। 9 किसका है, फ्लोरीन का है, और 10 किसका है, नियॉन का है, ठीक। फिर यहां आते हैं, 10 हो गया। 11 किसका होगा, सोडियम का होगा। 11 किसका है, सोडियम का है। 12 किसका है, मैग्नीशियम का है। 13 किसका है, एल्युमिनियम का है। 14 किसका है, सिलिकॉन का है। 15 किसका है, फास्फोरस का है। 16 किसका है, सल्फर का है। 17 किसका है, क्लोरीन का है। 18 किसका है, आर्गन का है। और 19 किसका है, पोटेशियम का है। और 20 किसका है, कैल्शियम का है, ठीक। अब चलो तोड़ते हैं। इस हाइड्रोजन को हमने तोड़ने का क्या तरीका है कि पहली सेल में बोरबरी साहब के कितने इलेक्ट्रॉन, पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी सेल में 8, तीसरी सेल में 18, फिर 32, ऐसे इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे ना, ठीक। तो अब अगर सोच के देखो, हाइड्रोजन की कहानी कुछ बड़ी अजीब है, बड़ी अलग है। इसका एटॉमिक नंबर 1 है। अब एटॉमिक यहां शुरुआत ही 2 से हो रही है, यहां शुरुआत ही 2 से हो रही है कि पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, ठीक है। और पहली सेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसके पास तो एटॉमिक नंबर अगर इसका 1 है, एटॉमिक नंबर किसके दिखाया जाएगा, Z से। और फॉर्मूला होता है Z बराबर P बराबर E, यानी किसी भी परमाणु का जितना एटॉमिक नंबर होगा उसका उतना क्या होगा, प्रोटॉन, उतना ही इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन इसका कितना, 1 है। और यहां पर हमें क्या बताया जा रहा है कि पहली ही सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रखे जाएंगे, तो 1 कहां रखा जाएगा। इसलिए इस हाइड्रोजन का के सेल, के चूंकि पहली सेल, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, बस इतना समझ लो, ठीक है। के सेल में आपके कितने रहेंगे, केवल 1 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ठीक। तो हमने पहली के सेल बना दी, दूसरी एम सेल एल बना दी, तीसरी एम बना दी, ठीक। अच्छा, हीलियम क्या है, हीलियम का परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर कितना है, 2 है। तो ये जब अपनी सेल बनाएगा, मतलब पहली ही सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन भीतर और 2 प्रोटॉन भीतर, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन बाहर, 2 प्रोटॉन भीतर, तो इसकी भी एक ही सेल बन रही, कौन सी, के सेल, ठीक।
फिर 3 आया, 3 का अगर आप विन्यास करोगे यानी कॉन्फ़िगरेट करोगे तो पहली सेल में कितने भरे जाएंगे, 2, और है 3 है तो एक इलेक्ट्रॉन जो होगा अगली सेल में चला जाएगा। मतलब कहने का हुआ जब आपकी एक सेल भर जाएगी तब आप दूसरी सेल भरना शुरू करेंगे। तो पहली सेल कितने इलेक्ट्रॉन से भरेगी, 2 से। फिर दूसरी सेल कब तक भरेगी, जब तक उसमें 8 नहीं हो जाते हैं। ठीक है, तो अब जैसे 4 है, 4 को आप क्या तोड़ोगे, पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 हो जाएंगे। दूसरी सेल में 2, तो पहली के सेल में कितने, 2, यहां भी 2, यहां भी 2। लेकिन जैसे ही 2 के बाद 3 है ना, ये 2 के बाद 2,1 तोड़ोगे तो एल सेल में कितना चला जाएगा, 1 चला जाएगा। 4 को तोड़ोगे 2,2 तो के सेल में 2 रहेंगे, एल सेल में कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। 5 को तोड़ो तो पहली के सेल में 2 रहेंगे और दूसरी एल सेल में कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। मतलब कहने का है जैसे किसी भी परमाणु के अगर परमाणु क्रमांक को यानी एटॉमिक नंबर को अगर आप तोड़ोगे तो उसके नंबर धीरे धीरे बढ़ेंगे। तो जैसे नंबर बढ़ेंगे इस हिसाब से तो सेल भी तो बढ़ेंगे। पहले के सेल, फिर नंबर और बढ़ाएगा तो एल सेल, फिर नंबर और बढ़ाएगा तो एम सेल, फिर एन सेल। ठीक, अगर आप 6 को तोड़ो तो 2 कॉमा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, अगर आप 7 को तोड़ो तो पहली सेल में तो देखिए 2 सेल हो गया, दूसरी सेल में कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, तो 2,5 हो गया। ठीक, 8 को क्या तोड़ोगे, पहली सेल तो फिक्स है, देखो पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, फिर दूसरी सेल में कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। और उसके बाद 9 में 2, पहली सेल में 2 और दूसरे में कितने, 7। 8 जैसे ये एटॉमिक नंबर 10, नियॉन चूंकि नोबेल गैस है। ठीक है, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी सेल में 8, मतलब एल सेल हमारी पूरी भर गई। अब कौन शुरू होगा, यहां लिख देते फिर से के सेल, एल सेल और एम सेल। अब 11 को लिखो तो 11 का मतलब क्या, पहली सेल में 2 और दूसरी सेल में 8, क्योंकि दूसरी सेल 8 भरेगी। अब इसके बाद कौन सी सेल भरना शुरू होगी, तीसरी जो कि कौन है, एम, कितनी, 1, 2, 8, 1 यानी कि 11। फिर एम जी 2, 8, 2, फिर 2, 8, 3, फिर 2, 8, 4, फिर 15 को क्या लिखोगे, 2, 8, 5। मतलब क्या कर रहे हो आप, किसी भी परमाणु के यानी किसी भी एटम के एटॉमिक नंबर को क्या कर रहे हो आप, उसकी क्लास में यानी उसके ऑर्बिट में क्या कर रहे, सेट करते जा रहे हैं। 16 को 2, 8, कितना, 6। 17 को क्या लिखेंगे, 2, 8, 7। नंबर भी आप जोड़ोगे ना, 2, 8, 10, 10 और 17, देखो यही भी आ रहा है। और आर्गन के लिए क्या लिखोगे, 2, 8, 8। 19 के लिए क्या लिखोगे, 2, 8, 8, अब 1 आ जाएगा। यानी अब अगली क्लास क्या करेगी, भरना शुरू करेगी। ठीक, कैल्शियम के लिए क्या लिखोगे, 2, 8, 8, 2। ठीक है, वैसे तो अगर कहा जाए आप यहां तक अपने लिए सेट करो। तीसरी सेल यानी अंतिम कक्षा 8 इलेक्ट्रॉन तक क्या करेगी, भरेगी। इसको अभी आप रहने देना। ठीक है, आर्गन तक 18, तो पहले 18 परमाणु तक यानी 18 तत्वों तक क्या करेंगे, हम परमाणुओं को क्या करेंगे, उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर उनके क्लास में क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे, सेट करेंगे। के सेल, एल सेल, एम सेल। के सेल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, एल सेल में ज्यादा से ज्यादा 8 रह सकते हैं। जैसे ही एल सेल भर जाएगी तीसरी सेल तुरंत खुल जाएगी, एम सेल भी ज्यादा ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन रख रही है, 8 रख रही है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। देखना बच्चों, एक बात और ध्यान रखना कि जिस किसी भी परमाणु का अगर सेल 2 इलेक्ट्रॉन से ही पूरा हो रहा है, जैसे हीलियम, इसकी एक ही सेल और एक ही सेल में कितने, 2, और दूसरा है नियॉन 8। ठीक, तीसरा है आर्गन, ये पता 1, 2, 3, ये इनको पता क्या बोला जाता है, नोबेल गैस। नोबेल है, ये भी नोबेल है। नोबेल क्यों है, क्योंकि हर किसी परमाणु की लड़ाई किसमें है कि अपने लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है। 8 या तो ले करके करेगा, या तो दे करके करेगा, या तो पार्टनरशिप करके करेगा। और इसी से ही आपका जो अगला पॉइंट खुलता है उसका नाम क्या है, बैलेंसी, यानी हिंदी में बोला जाता संयोजकता। ठीक है, क्या होती है बैलेंसी, क्या होती है संयोजकता। देखिए, हम आपको तीन क्या करते हैं, 3 एटम के बारे में आपको समझाते हैं। जैसे हमने एक एटम पकड़ा जिसका नाम है
सोडियम। ठीक, एक परमाणु पकड़ा जिसका नाम है सोडियम। एटॉमिक नंबर कितना है? 11। एक हमने पकड़ा क्लोरीन जिसका परमाणु क्रमांक कितना है? 17। और एक हमने पकड़ा कार्बन जिसका परमाणु क्रमांक कितना? 6। इससे आपको अभी पूरी संयोजकता समझ में आ जाएगी। देखो, हर परमाणु अपने लिए अष्टक नियम ढूंढ रहा। अष्टक नियम का मतलब है वो अपने आखिरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है। ऑक्टेट रूल बोल सकते हो इसको। अब है क्या? ऑक्टेट रूल करना है। इनको देखो, अगर ये 11 है तो इनको अगर तोड़ो, यानी क्लास वाइज तोड़ेंगे कि किस क्लास में कितने होंगे, तो इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते। पहली सेल में 2, दूसरे में 8, तीसरी में 1। इसको तोड़ो तो पहली सेल में 2, दूसरी सेल में 8, तीसरी में 7। इसको तोड़ो तो 2,4। याद रखना एक बात कि जो परमाणु होते हैं वो 3 काम करते हैं। या तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, या दूसरा, या तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, या तीसरा काम करते हैं, या इलेक्ट्रॉनों का क्या चलता है? साझा चलता है। 3 काम से इनकी जिंदगी सेट है। ठीक, कैसे? ये है सोडियम। इसकी 3 सेल बनाएंगे। पहली सेल में 2, दूसरी सेल में 8। बनाते नहीं, आप समझ जाओ, दूसरी सेल में 8 है, तीसरी सेल में बच्चा है 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको अपनी आखिरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन करना है, तो 8 इलेक्ट्रॉन आखिरी सेल में तो 1 है, आखिरी सेल में 1 है। एक एक क्या करे? 7 इलेक्ट्रॉन को इसको देगा नहीं। 7 नहीं देगा तो एक एक काम करेगा, पता है क्या? ये अपनी आखिरी सेल के 1 इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा। शॉर्ट फॉर्म में निकाल देना कहना बड़ा आसान लगता है, लेकिन है बड़ा ये टिपिकल काम। आप फर्स्ट ईयर में पढ़ोगे कैसे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अपने ऊर्जा स्तर को छोड़ करके कैसे बाहर जाते हैं। अभी छोटी सी बात, इलेक्ट्रॉन जैसे ही इसकी आखिरी सेल से निकलेगा तो इसकी आखिरी वाली सेल खत्म हो जाएगी, तो कितनी सेल बचेंगी? 2 सेल। पहली सेल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और दूसरी सेल जिसमें कितने हैं? 8 है। तो जो बच्चा पहले दूसरी सेल थी, अब वही आखिरी सेल नहीं बन गई। एक सेल खत्म होने के बाद, भाई एक सेल ये पूरी खत्म अगर कर दो तो जो कभी दूसरी हुआ करती थी वही तो आखिरी बन गई ना, वही आखिरी। और उस आखिरी में पहले से कितने? 8 है। तो इस सोडियम ने क्या किया है? 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? निकाल दिया है। और जब 1 इलेक्ट्रॉन निकाला है तो सोडियम के ऊपर आ जाएगा प्लस का 1 चार्ज। प्लस का 1 चार्ज क्यों आया पता है? 1 इलेक्ट्रॉन निकला इसलिए नहीं, इसमें 1 प्रोटॉन बढ़ गए हैं। बहुत डीपली बात है ये, कभी फिर से समझाएंगे। इतना समझो कि जब कभी भी कोई भी परमाणु अपने सेल से इलेक्ट्रॉन निकालता तो उसके ऊपर धनात्मक चार्ज बढ़ता है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। 1 इलेक्ट्रॉन निकाला तो 1 चार्ज बढ़ा, अगर 2 निकालता तो 2 बढ़ते, 3 निकालता तो 3 बढ़ते, 4 निकालता तो 4 निकालते ही नहीं। या तो 1 इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है, या तो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया जाता है, या तो 3 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया जाता है। इतने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए जाते हैं, यानी डोनेट कर दिए जाते हैं। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं। अब ऐसे मत बोलते जाओ कि हर इलेक्ट्रॉन त्याग ही देगा तो बचेगा क्या फिर बेचारे के पास। यहां आ जाओ, इसका 2, 8, 7, यानी पहली सेल में 2, दूसरी सेल में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तीसरी सेल में 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1 7। देखो तीसरी सेल में देखो 7 है, और हर परमाणु कहता है कि हमें ऑक्टेट यानी अष्टक नियम फॉलो करना है। तो अष्टक नियम फॉलो करने के लिए इसको आखिरी में 7, इसको कितना चाहिए? 1 चाहिए। तो क्लोरीन पता क्या करता है? 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। जैसे 1 इलेक्ट्रॉन लेता है, पता है इसकी आखिरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन और आ गया। अब ये बन जाएगा क्लोरीन -1। इसने लिया है, यानी इसने क्या किया? ग्रहण किया है, उधार मांगा है। जब उधार ये मांगेगा तो इसके ऊपर कर्जा चढ़ेगा, और वो भी कौन सा उधार मांगा है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? माइनस का, यानी कि नेगेटिव। इसके ऊपर माइनस का 1 चार्ज पहुंच गया। अब ये क्या बन गया? अपने आखिरी सेल में 8 कर लिया, यानी इसका ऑक्टेट रूल इसको दिख गया। जैसे ही ऑक्टेट रूल दिखता है ना, तो ये सब क्या होता है ना, हमारे पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी में कुछ ऐसे परमाणु हैं जो क्या है, ऑलरेडी पहले से ही अपने लास्ट सेल में ऑक्टेट रखे हुए, जैसे नियॉन है, आर्गन है। तो ये लोग उनकी तरह बनना चाहते हैं। ठीक, अच्छा, इन्होंने तो दिया, इन्होंने लिया,
ये क्या करेंगे, कार्बन, कार्बन के पहली सेल में 2 और दूसरी सेल में 1 2 3 4। इसके पीछे बड़ी कहानी है कि कार्बन 4 ले क्यों नहीं पाता, 4 दे क्यों नहीं पाता। सुनो, जैसे क्या कह रहा है, इसके आखिरी में 4 है। अब है क्या दिक्कत क्या है, अच्छा इसके बारे में एक चीज बताना भूल गया। जितने भी परमाणु, जिनके भी परमाणु के आखिरी में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे वो 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, तभी तो 5 और 3 8 होगा। जिन परमाणुओं के आखिरी में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, जिनके आखिरी में 7 होते हैं वो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। ये बात याद रख लेना। और यहाँ पर क्या होता है, जिन भी परमाणुओं के आखिरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है वो 1 निकाल देते हैं, 2 होगा 2 निकाल देंगे, ठीक है, 3 होगा 3 निकाल देंगे, ठीक है। तो देख रहे हो यहाँ 1 निकाला जा रहा, 2 निकाला जा रहा, 3 निकाला जा रहा, 3 लिया जा रहा, 2 लिया जा रहा, 1 लिया जा रहा, 4, ये कुछ कहानी नहीं कह रहे। 4 वाला क्या करता है ना, इलेक्ट्रॉन 4 यानी 4 इलेक्ट्रॉन जिस भी परमाणु के आखिरी कक्षक में है वो क्या करता, वो बेटा करता साझा। साझे को बोलते हैं इंग्लिश में पार्टनरशिप। वो अपने साथ 4 ऐसे लोगों को पकड़ के लाता है जिनको अपने 1-1 इलेक्ट्रॉन देता है और उनसे 1-1 लेता है, तब ये जाकर के अपने लास्ट सेल में कितने पूरे करता है, 8 पूरे करता है, तब जाकर के क्या करता है, अष्टक नियम को ये फॉलो कर पाता है। ठीक, अब देखना ध्यान से। अब आपकी बात आई थी कि संयोजकता क्या है, ये तो सारी कहानी थी, इस सारी कहानी के पीछे यही टॉपिक है, संयोजकता। तो मुझे बताओ, सोडियम को कितने इलेक्ट्रॉन निकालने से अष्टक नियम या अष्टक का दर्जा मिला? 1 कहोगे, 1 निकाला तभी तो उसको आखिरी में 8 सेल देखिए। क्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन लेने पर उसके आखिरी में 8 हुए? आप कहोगे 1। इसको 4 करने पर हुआ। तो कहता क्या है कि संयोजकता की परिभाषा सुनना। संयोजकता की परिभाषा क्या होती है? परमाणु की संयोजन शक्ति, अष्टक नियम पूरा करना, त्यागना, ग्रहण करना, साझेदारी, ये 3 काम कराए जाते हैं। सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, इसलिए उसकी संयोजकता 1। ठीक, मैग्नीशियम कितना त्यागेगा? मैग्नीशियम 12 होता है, 2 8 2, तो वो 2 त्यागेगा। ठीक है, उसके बाद फ्लोरीन क्या करता है? फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ग्रहण करता है। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन 1 ग्रहण करेगा तो इसकी संयोजकता कितनी होगी? 1 होगी। लेकिन कैसे होगी? अगर देखा जाए तो माइनस में होगी, इसकी संयोजकता काहे में होगी? प्लस में होगी। तो कहने का मतलब 8 पूरा करने के लिए जो भी इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं या दिए जाते हैं या साझा किए जाते हैं वही क्या कहलाते हैं? संयोजकता कहलाते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अच्छा। अब इसके बाद जो आपका एक अगला टॉपिक है परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या, वो क्या होता है? देखिए, परमाणु संख्या, मान लो जैसे कोई एक परमाणु हमने लिखा जिसका नाम है x। परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या, मान लो एक परमाणु है जिसका नाम है x। x के नीचे वाला जो नंबर होता है और एक ऊपर वाला नंबर होता है, नीचे वाले नंबर को दिखाया जाता है z से, ऊपर वाले नंबर को दिखाया जाता है a से। इस z को बेटा बोलते हैं परमाणु क्रमांक। क्या बोलेंगे? परमाणु क्रमांक। और इसको बोलते हैं परमाणु भार भी बोलते हैं या द्रव्यमान संख्या भी बोलते हैं। इसको एटॉमिक नंबर, इसको एटॉमिक वेट बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो एटॉमिक वेट होता है Z, ये 2 लोगों के और बराबर होता है, Z बराबर P बराबर A। ठीक, और ये जो A होता है इसका फॉर्मूला होता है A बराबर P प्लस N। ध्यान से सुनना, अगर किसी सोडियम, मैंने सोडियम लिखा, सोडियम का यहां जो नंबर लिखा 11, ये पता है क्या है? ये उसका एटॉमिक नंबर है यानी परमाणु क्रमांक है। तो यानी Z की वैल्यू कितनी होगी फिर? 11। तो प्रोटॉन भी कितने होंगे फिर? 11। इलेक्ट्रॉन भी फिर कितने होंगे? 11, क्योंकि ये फॉर्मूला हम देख रहे हैं Z P तीनों बराबर, तो Z की वैल्यू अगर 11 है तो P भी 11 है और E भी 11। फर्क क्या होगा? ये P जो होंगे प्लस के 11 होंगे और E जो होंगे वो माइनस के 11 होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है जो कि माइनस होगा, प्रोटॉन है जो कि प्लस होगा। अब ऊपर वाला जो नंबर होता है वो होता है 23, यानी जो परमाणु भार होता है वो 23 होता है। इसको दिखाते हैं A से, यानी जो A बराबर कितना है? 23 है, और फॉर्मूला होता है A बराबर P प्लस N। अब A की वैल्यू रखी हमने 23 बराबर P की वैल्यू कितनी रखी हमने? 11। N कितना होगा? ये आके माइनस करेगा तो N की वैल्यू कितनी आ गई? 12। कहने का मतलब अगर आप सोडियम का स्ट्रक्चर बनाओ तो नाभिक के भीतर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेंगे। प्रोटॉन कितने होंगे बताओ?
11, न्यूट्रॉन कितने होंगे अंदर 12, और कितनी सेल बनेंगी 11 को तोड़ने पर पता चलेगा 2,8,1, पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी सेल में कितने 1 इलेक्ट्रॉन। ये पूरा स्ट्रक्चर ऐसे शो किया जाता है। ठीक है, समझ में आया। तो नीचे वाला जो नंबर होता है उसको बोलते हैं परमाणु क्रमांक, ऊपर वाले को बोलते हैं परमाणु भार बोलते हैं। ठीक है, आई होप इतना समझ में आया होगा आपको। चलिए अब अगला पॉइंट है समस्थानिक क्या होते हैं। ध्यान समझिए, देखिए समस्थानिक कुछ ऐसे परमाणु होते हैं जिनके आपस में परमाणु क्रमांक बराबर होते हैं लेकिन परमाणु भार अलग होते हैं। ठीक है, आपके बुक में एक एग्जांपल दिया है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, एक का नाम है 1H1 और एक का नाम है 1H2 और एक का नाम है 1H3। ठीक, ये तीनों ही हाइड्रोजन के क्या है पुत्र हैं। यहाँ नीचे वाले को आप परमाणु क्रमांक बोलते हैं, तो यहाँ परमाणु क्रमांक इसका कितना 1, यहाँ कितना 1, यहाँ भी कितना 1, तो तीनों के Z की मान क्या है, Z की वैल्यू क्या है, तीनों की बराबर है ना, तीनों की देखो बराबर है, लेकिन तीनों का जो ऊपर नंबर लिखा है परमाणु भार, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कितना 3 है, तो तीनों के परमाणु भार क्या अलग है लेकिन तीनों के परमाणु क्रमांक क्या है सेम है। तो समस्थानिक वो होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक क्या होते हैं समान होते हैं। ये परिभाषा आपके बुक में होगा। ठीक है, परमाणु क्रमांक क्या होते हैं समान होते हैं लेकिन जो परमाणु भार होते हैं वो क्या होते हैं भिन्न होते हैं, उन्हीं को ही क्या बोलते हैं हम समस्थानिक। ठीक, ये हो गया। अब दूसरा है, इसी के आगे होगा आपका समभारिक। समभारिक का मतलब क्या होता है, मान लो हमने 2 परमाणु लिखा, एक है आपका आर्गन 18 और परमाणु भार 40, एक है कैल्शियम 20 और परमाणु भार 40। यहाँ ये ध्यान रखना कि समस्थानिक हमेशा क्या होता है समान परमाणुओं के बद्ध होता है, मतलब एक ही फैमिली के। ठीक है, समान परमाणु एक ही घर के होने चाहिए। देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक ही घर के हैं, यहाँ पर क्या होता है भिन्न परमाणु होते हैं, भिन्न परमाणु। ये छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान देना। भिन्न परमाणु, देखो एक आर्गन है और एक तुम्हारा कैल्शियम है, इनमें क्या चीज आप एक देख रहे हो कि इनका इसका परमाणु क्रमांक है 18, इसका परमाणु क्रमांक है 20, जो कि आपस में इक्वल नहीं है, लेकिन इसका परमाणु भार कितना है 40, इसका भी परमाणु भार कितना है 40। तो आप कहोगे कि आर्गन और कैल्शियम 2 ऐसे परमाणु हैं कि जिनके परमाणु क्रमांक आपस में भिन्न हैं लेकिन परमाणु भार आपस में क्या एक जैसे हैं, इसलिए हम इन दोनों को क्या बोलते हैं समभारिक, यानी आइसोबार। ये है आइसोटोप। आइसोटोप मतलब जिनके एटॉमिक नंबर सेम बट एटॉमिक मास इज नॉट सेम, दैट इज कॉल्ड आइसोटोप। और आइसोबार क्या होते हैं, विच डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स, ठीक, which different kinds of atom their atomic number is not same but atomic mass is same is called isobar। एग्जाम्पल ये है आपके सामने। ठीक है, चले आगे बढ़े, एक मिनट। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर हुआ। अच्छा है, कुछ समस्थानिकों के प्रयोग बताए गए हैं आपके बुक में, यही ना। तो समस्थानिकों के अगर आप प्रयोग करोगे तो यूरेनियम जो परमाणु भट्ठी में इनका उपयोग किया जाता है समस्थानिकों का। ठीक है, एक एक नंबर में कभी कदार पूछ लेते हैं। दूसरा एक समस्थानिक है कोबाल्ट, उसका कैंसर के उपचार में उपयोग किया जाता है। कैंसर के उपचार में एक समस्थानिक ही है, उसका कैंसर के उपचार में कोबाल्ट का क्या किया जाता है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फिर एक और है आयोडीन है, उसका घेंघा रोग में इस्तेमाल किया जाता है। घेंघा रोग चूंकि किसके होता है आयोडीन की कमी से होता है ना, तो आयोडीन भी क्या एक समस्थानिक है और उसका जो उपयोग होता है वो घेंघा रोग के उपचार में किया जाता है। ठीक है, और इस चैप्टर में आपका बहुत ज्यादा कुछ बचा नहीं है। ठीक है, लगभग पूरा चैप्टर क्या हो गया खत्म हो गया है। ठीक है, और इसके बाद हम क्या करेंगे, एक दिन आज आपका ये पूरा चैप्टर फिनिश हुआ परमाणु संरचना। ठीक है, मैंने पूरी कोशिश करी आपको बहुत कुछ समझाने की बताने की। एक दिन इसकी क्या करते हैं, हम आपको कुछ क्वेश्चंस की एक वीडियो आपको दे देते हैं, आप उस वीडियो को देख करके बुक में लगा करके पूरा चैप्टर एक बार क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, और तो आप लोग तब तक हमसे जुड़े रहें, बने रहें। ठीक है, सारी चीजें होंगी टाइम टू टाइम, सब चीजें आपको मिलती चली जाएंगी। ठीक है, आपको भी पढ़ने में समझ आ जाएगी। ठीक है, और आपके नंबर भी अच्छे आ जाएंगे। ठीक है, तो बने रहिए। ठीक है, जुड़े रहिए। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।